देश के पैमाने पर जिस काम को करना चाह रहा हूँ कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग होगा उसी आज के राजनीतिक मुद्दों एक साथ मंच पर आए। कहीं गिरा तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। वह काम यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अरविंद जी ने किया है। यहाँ पर समाजवादी भी हैं, अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, गांधी के प्रति प्रतिबद्ध लोग भी हैं। ये सब लोग एक जगह राजनारायण जी को उनकी पुण्य तिथि पर कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं जुटे हैं, बल्कि राजनारायण जी को एक जीवंत इतिहास के बतौर लेते हुए अपना संघर्ष आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग छात्र जीवन में थे, मैं बीए में गया था अभी यूनिवर्सिटी में ही, 74 की बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भीड़ भाड़ से लोग सोचते हैं कि हमारी आम सभा में कितनी भीड़ हुई, कितने लोग हैं, तब हम मंच पर जाएंगे। ये एक बीमारी जैसी लोगों में पैदा हो गई है। तो मुझे बताया गया कि राजनारायण जी का आज भाषण होगा। हम 15-20 लड़कों के साथ खाना खाने के बाद हॉस्टल से निकले, हम गए तो बमुश्किल 4-5 लोग ही राजनारायण जी को सुन रहे हैं। तो मुझे लगा राजनारायण जी के संघर्षों के बारे में मुझे जानकारी थी, तो हम सब लोग 15-20 लोग तब तक खड़े रहे जब तक कि राजनारायण जी ने अपना वक्तव्य नहीं खत्म कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, यह मौका अरविंद जी ने हमारे सामने रखा है। आज की चुनौतियों के दौर में समाजवादियों की ही भाषा में, डॉक्टर लोहिया की ही भाषा में, निराशा का क्या कर्तव्य है उसे हमें याद करना चाहिए। माहौल देश का अच्छा नहीं है। बात केवल यह नहीं है कि बुलडोजर चाहे हमारे ऊपर, बात यह है कि हम बुलडोजर चलने दे रहे हैं हमारे ऊपर, उसका कोई देशव्यापी विरोध नहीं हो रहा। मैं ये देख रहा हूं डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब चारों तरफ निराशा ही निराशा हो तो और बड़ी ताकत के साथ उसका विरोध किया जाना चाहिए, शासक का विरोध होना चाहिए, अन्याय का विरोध होना चाहिए। मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। राजनारायण जी के बारे में अमूमन सही बात है, पूरी दुनिया में राजनारायण जी जाने गए। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत सारे साथी लोग राजनारायण जी की वो जो भूमिका थी, मुझे रायबरेली से भी मालूम हुआ उस दौर में कि राजनारायण जी मंच पर खड़े रहते थे और कांग्रेस के जो लंपट थे पीछे से जाके उनको परेशान करते रहे, लेकिन राजनारायण जी लड़ते रहे बिना किसी बड़ी ताकत के समर्थन के। उनको जनता पर विश्वास था, अपने मुद्दे पर विश्वास था। इमरजेंसी का जो दौर था, इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से भी कहता हूं कि आप इमरजेंसी
के दौर से आज के दौर की तुलना मत कीजिए। वो एक बड़ी दुर्घटना थी हमारे देश में। वह दुर्घटना थी, पटरी से रेल हट गई थी। जल्दी ही देश की जनता के दबाव में इंदिरा गांधी देश में चुनाव कराना पड़ा। आज क्या हो रहा है? आज आपके सामने मैं वही चंद बातें रखना चाहता हूं। पहला सवाल अगर आप देखिए, गांव-गांव में वंदे मातरम के नाम पर उन्माद पैदा किया जा रहा है बिना बताए हुए। पूरी जिम्मेदारी नेहरू के ऊपर मढ़ दी जा रही है कि नेहरू ने ही ये सब किया था, वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। जबकि आप समझते हैं वंदे मातरम हमारे देश में एक आम गीत के बतौर, खास तौर पर बंगाल के विभाजन के खिलाफ इस बड़े आंदोलन के प्रतीक के रूप में उभरा था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका मैं जनगण मन अधिनायक जय हो जो हम लोग गाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देश को देवी देवता मत बनाओ भाई, देश देश है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि आप जब कहते हो कि भारत माता की जय हो, वह भारत माता क्या है? उन्होंने बताया, भारत माता हिमालय से लेकर केरल तक, काठमांडू से लेकर उत्तर भारत तक, उत्तर पूर्व भारत तक केवल एक नक्शा नहीं है। भारत माता की जय जब आप बोलते हो तो इसका मतलब है कि मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, आम आवाम के जयकार का करना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। भारत माता का यह सवाल जो लोग उठाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत माता की जो भावना थी वो आजादी के साथ साथ आम जमाने में आम जनता की बेहतरी की थी। अगर आप आरएसएस और बीजेपी वालों से बात करिए तो कहते हैं कि मैं संविधान विरोधी, हम लोग नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं मैं संविधान विरोधी नहीं हूं, सब काम तो हम संविधान के तहत कर रहे हैं। मनरेगा को भी खत्म किया मनरेगा के नाम पर। संविधान को भी खत्म करने की कोशिश मोदी सरकार कैसे कहती है आप जानते हैं। हमारे संविधान में प्रियम्बुल के बाद पहला जो क्लॉज है, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में साफ साफ लिखा है। और ये संविधान एक दिन की, अंग्रेजों के जाने के बाद एक दिन की परंपरा के हिसाब से नहीं बना था। इस संविधान में वेदों की भी वो परंपराएं थी जो जनता के पक्ष में थी। श्रमण का भी वो परंपरा था जो जनता के पक्ष में था। लोकायत भी थे। पूरे अपने इतिहास से कबीर, रैदास, गुरु नानक सबको सजोते हुए हमने एक आधुनिक भारत का संविधान दिया। आप आजकल गांव-गांव में सुनेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये संविधान विरोधी बात है कि नहीं? कहां है हिंदू राष्ट्र लिखने की बात? आप दिखाओ, कई हिंदू राष्ट्र की बात की। और हिंदू राष्ट्र आपका मतलब क्या है? जो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, भारी विषमता के आधार पर समाज में उन लोगों को जो मेहनत करते हैं उनको जानवर से भी बुरी स्थिति में डाल देना, यह होता है। और इसे ही ये संविधान बनाया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, सबसे प्रिय है मोदी जी के अडानी। जानते हैं इनका इतिहास क्या है? मोदी जी जिस समय अडानी भारतवर्ष में मोदी जी को गुजरात से अपने
से ले आके प्रधानमंत्री का पद दिलवाया। उस समय अडानी जी का पैसा कितना था? महज अडानी जी का पैसा 50,000 करोड़ रुपया था 1914 के। डाटा में आप उठा के देख लीजिए। आज अडानी के पास सरकारी आंकड़े के, सरकारी रपट के हिसाब से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए अडानी के पास आ गए। ये भाई कैसे? ये बड़ा स्वच्छ है प्रधानमंत्री। आरएसएस वाले बड़े ईमानदार हैं, हिंदुओं के तर्ज पर चलते हैं। ये कैसे बना? ये 17 लाख करोड़ का मालिक 50,000 का टुकड़िया कैसे बन गया? 50,000 करोड़ कमाने वाला। आपको मालूम है अभी अभी बिहार में 1 रुपए के हिसाब से 1000 बीघे जमीन भागलपुर में अडानी को दे दिया गया, और अडानी उसमें बाग की खेती होती थी। 1 रुपए के हिसाब से अडानी ने उसको खरीदा। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कमीशन खोरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो 5 तारा होटल बना रही है दिल्ली से लेके पूरे जिले में, प्रदेश में, इसका पैसा कहां से आता है? इलेक्टोरल बॉन्ड में और लोगों को 100-200 करोड़ मिला। 10,000 करोड़ रुपया कैसे अकेले भाजपा को मिल गया? या 8 या 9,000 करोड़ आ गया? मैं कहना चाहता हूं, इस पर गौर कीजिए। ये जो कहते हैं कि भ्रष्ट लोग नहीं है, ईमानदारी से हैं, झोला लेके चले जाएंगे, ये हाथी के दांत है। पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इनके हाथ में है। समाजवाद का नारा उस समय कम्युनिस्ट भी देते थे, सोशलिस्ट भी देते थे। मैं बराबर कहता हूं कि वह एक राजनीतिक कार्यक्रम था। समाजवाद जब लेनिन ने अपने यहां लाया, पूरी दुनिया में तहलका मचा। ये समाजवादी भी कि जो सबसे बड़े चिंतक और प्रखर व्यक्ति थे वो मार्क्सवादी थे, आचार्य नरेंद्र देव। वो अभी उसी प्रभाव में समाजवाद की बात। लेकिन अभी हमारा देश समाजवाद के चरण में जाने की बात तो छोड़ दीजिए। हमको जो गांव में 1 वोट मिला था, उस वोट को भी खत्म करने की बात हुई। हमारा अगर कोई बच्चा चंदौली में कल कारखाना खोलना चाहे तो बैंक उसको पैसा नहीं देती। और पैसा किसका है? हमारा ही पैसा है, यहाँ के नागरिकों का पैसा है। 60% पैसा आपका बाहर के राज्यों में चला जाता है, बेंगलोर में चला जाता है, तमिलनाडु में चला जाता है, गुजरात में चला जाता है। और यही हमारे बच्चे और बच्चियां, मैंने अभी एक सर्वे कराया सोनभद्र में, सैकड़ों लड़कियां घर द्वार छोड़ के कोई चेन्नई में, कोई बेंगलोर में काम कर रहे हैं। और ये योगी महाराज अनपढ़, लिख लोढ़ा पत्थर, ये असेंबली में इनकी भाषा सुनिए, तौर तरीका सुनिए, जैसे जो ये भाषा उठाते हैं कि मैं एकदम खत्म कर दूंगा, नष्ट नाबूद कर दूंगा, इस तरह की भाषा बोलते हैं। और असेंबली में बोले कि नहीं, 60 नहीं 50% पैसा ही उत्तर प्रदेश का दूसरे राज्यों में जाता है। ये नकारा सरकार है कि नहीं? अरे तुम कह रहे हो कि हम यहाँ से पैसा लाएंगे, वहां से पैसा लाएंगे, और पैसा नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ वहां से पैसा ले आने के लिए केवल एक काम कर दो कि चंदौली का पैसा चंदौली के बच्चों के लिए खर्च होगा, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होगा। इसमें बहुत बड़े अर्थशास्त्र की बात नहीं, इसके लिए भी तैयार नहीं। आप आजकल विकास का मॉडल देख रहे हो, हमारा आदमी भी बड़ा होता है, बड़ी लंबी लंबी सड़क बन गई। मैं पूछता हूं कितने एक्सप्रेसवे, हाईवे पर जो आपने खर्चा किया है, ये आप बताओ कि हमारे देश में उत्पादन क्या ये हाईवे और एक्सप्रेसवे कर रहा है? देखना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं मलेशिया में, कर ले, उसमें होगा, कह रहे थे कि अखिलेश जी 50 साल पहले
जो हमारे यहाँ बड़े बड़े बाग थे, पौधे थे, वहां बड़ी बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग बनी हुई। क्यों बनी हुई? क्योंकि यूरोप का माल, अमेरिका का माल मलेशिया में बिकता है। वो बाहर से आम खरीदते हैं, जो आम उनका अपना सबसे बढ़िया दुनिया में हुआ करता था। ये सड़कें बनाई जा रही हैं हमारे आप के लिए नहीं, हमारे खेती किसानी एमएसएमई के लिए नहीं, ये इसलिए बनाई जा रही है कि बड़े पूंजीपतियों का माल हमारे गांव-गांव तक पहुंच जाए। जैसे हम देखते हैं, पहले हम जाते थे तो गांव में गुड़ पानी मांगते थे, अब तो जाते हैं वो पार्ले का बिस्कुट या कोई सड़ा हुआ एक नमकीन आपको मिल जाता है। कौन इसको पैदा करता है? हमारे देश में क्या ये उत्पादन चंदौली के हिसाब से हम नहीं कर सकते? विस्तार में गए अगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक लंबी लड़ाई के बाद जो हमने आर्थिक आजादी हासिल की थी, निजी क्षेत्रों को लगाम में लगाया था, बिरला और अंबानी जैसे लोगों को लगाम लगाया था। आज बिरला और अंबानी को तो छोड़ दीजिए, विदेश की पूंजी आ रही है, वो कितना हिंदुस्तान में आ रही है, वो कितना लूट के ले जा रही है, देश का कोई भी आंकड़ा उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। निजीकरण आप पोर्ट का कर दिए, एयरपोर्ट का कर दिए, औने पौने दाम पर किसानों की जमीन कच्छ में लेके इस आदमी को शेयर मार्केट का बादशाह होना दिए, एक नए पैसे आगामी खर्च नहीं किया। ऐसे ही आज जो सामाजिक सवाल है मैं उठाता हूं, और ये सुरेंद्र जी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आप पहचानो भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। हमने राजेंद्र चौधरी से भी बात की, क्योंकि अखिलेश और जो नई पीढ़ी है उनसे हमारी बात अमूमन नहीं होती, तो मैं वहां जो थिंक टैंक है उनसे कहा, यहाँ सुरेंद्र जी के बारे में भी मैं सुनता रहा हूं, उनसे भी मैं कह रहा हूं, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, अब पिछड़ों में जान है बीजेपी। ये जो पिछड़ा समाज है वह बीजेपी के साथ खड़ा है। यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस दिन ये आज पिछड़ा समाज उनसे अलग हो जाए, बीजेपी अपने घुटनों पाएगी, मुंह पर गिर जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि हमारा पड़ोस का ही बिहार है, कम से कम इतना काम कर दिए कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 कर दिए। नीतीश जी आने के बाद, तमाम कमी कमजोरी के बाद उस सिलसिला को आगे बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद महिलाओं को 50% से ज्यादा उन्होंने भी रिजर्वेशन दे दिया। हमने अभी रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चलाया है, अरविंद जी इस पूर्वांचल के उसके प्रमुख हैं। हमने एक मांग की है, हमने कहा कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू हो, और मैं जानता हूं आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी वाले एक बड़ा दांव खेलेंगे, और ये हमारे जितने भी मित्र लोग हैं समाजवादी के नाम पर, मंडल के नाम पर, गांधी जी के नाम पर देखते रह जाएंगे, समाज का बहुत बड़ा समर्थन हासिल कर लेंगे। इसलिए हमने ये कहा कि भाजपा को हराने के लिए जरूरी है, हम लोग बहुत